जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सीडीएस विद सौरभ। सो आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी कंप्यूटर। ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है फॉर सीडीएस एंड एनडीए एग्जाम्स 2026 की अगर हम बात करें तो लगभग 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे इस सब्जेक्ट से। तो इम्पॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में ऐसा भी पॉसिबल है कि वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट इंक्रीजेस, राइट। हो सकता है 8 या 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं एज फार एज सीडीएस 2 2026 इज कंसर्न। तो बेसिक से लेकर के और बाकी सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब कुछ वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, राइट। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है, इट ओरिजिनेटेड एज अ ह्यूमन प्रोफेशन, ठीक है। तो कंप्यूट करना मतलब कैलकुलेट करना काइंड ऑफ, एंड कंप्यूटर यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि कैलकुलेट कर रहा था या करता है या करता था। तो ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये उस पर्सन को रेफर करता है जो कैलकुलेशन या कंपाइलेशन ऑफ डेटा जो है वो करता था पहले के टाइम पे, ठीक है, राइट। तो ये वर्ड वहां से आता है। अब मॉडर्न डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं इसी कंप्यूटर की, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कन्वर्ट हो चुका है जो कि प्रोसेसिंग, स्टोरिंग और डेटा मैनेजमेंट का काम करता है। तो इनिशिएट कहां से होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि कैलकुलेट करता है, कंपाइल करता है और कंप्यूट करता है, उसको हम कंप्यूटर बोलते थे। और अभी हम उसी को हमने रिप्लेस कर दिया है एक मशीन से जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। अब अगर हम फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो वी ऑल नो, हमने बचपन से कई बार पढ़ा होगा, चार्ल्स बैबेज इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, राइट। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर्स, ठीक है। अब जो चार्ल्स बैबेज था, इन्होंने फर्स्ट जो डिजाइन किया था डिफरेंस इंजन, फर्स्ट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर, और बाद में एनालिटिकल इंजन एज वेल, राइट। तो ही डिजाइंड बोथ दीज थिंग्स, डिफरेंस इंजन जो कि फर्स्ट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, और साथ में एनालिटिकल इंजन जो कि मॉडर्न कंप्यूटर्स का बेसिस है, राइट। तो डिफरेंस इंजन और साथ में एनालिटिकल इंजन, ये दोनों ही इन्होंने डेवलप किया था और वहीं से कंप्यूटर्स की फॉर्मल शुरुआत होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं माइलस्टोन की इस पूरी कंप्यूटर के हिस्ट्री में, कब से, कहाँ से, कैसे, क्या हुआ, राइट। तो सबसे शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट फ्रीली एंड फुली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स जो हैं Z1 एंड Mark 1 बिल्ड बाय कॉनरैड ज़्यूस। देन फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर 1943 में एंटेनासॉफ एंड बेरी। ENIAC एंड यूनिवैक जो फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल कमर्शियल सिस्टम्स थे, मॉकली एंड एकर्ट। देन जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने फर्स्ट टू स्टोर प्रोग्राम्स बनाए थे जिसमें कि बाइनरी सीरियल कंप्यूटेशन का इस्तेमाल किया गया था, एडसैक एंड एडवैक। देन MIT ने फर्स्ट कंप्यूटर यूजिंग रैम बिल्ड किया। वर्ल्ड वाइड वेब नेक्सस जो फर्स्ट वेब ब्राउजर है, ये टिम बर्नर्स ली ने डेवलप किया, ठीक है। एंड देन फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है, कंप्यूटेशन से ह्यूमन कनेक्शन में जब हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो इट वाज 6 डिग्रीज, राइट, क्लियर, मतलब इट इन द फॉर्म ऑफ 6 डिग्रीज, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम पे इन्होंने इस पूरे सिस्टम को इम्प्रोवाइज किया, राइट। अलग अलग मशीन्स बनाई 20th सेंचुरी से स्टार्ट करते हुए, फिर हम 21st सेंचुरी में पहुंच चुके हैं, राइट। तो इस तरीके से ये सिस्टम इवॉल्व हुआ, ठीक है। अब अगर हम जनरेशन्स की बात करें, क्योंकि ये सिस्टम जो है ये जनरेशन्स के तौर पे काम करता है, जनरेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट दोज जनरेशन। अगर हम जनरेशन 1 की बात करें, 1940 से 56 के बीच में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था यहाँ पे। मैसिव फुटप्रिंट था, हाई हीट जनरेशन था, इसके अलावा एक्सट्रीम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, स्लो प्रोसेसिंग, एग्जाम्पल था ENIAC। इसके बाद हम जनरेशन 2 की बात करते हैं, 56 से 63 तक चला, जिसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता था। ड्रास्टिक रिडक्शन इन साइज एंड हीट, थोड़ा कम हो गया, पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे उनको हम ट्रॉलीज में या ट्रक्स में लाद करके ले जाते थे। फास्टर प्रोसेसिंग वॉज देयर एंड ग्रेटर हार्डवेयर रिलायबिलिटी वॉज देयर। देन वी शिफ्टेड टू जनरेशन 3 1964 से 71 के बीच में। इंटीग्रेटेड सर्किट्स थी इसमें, ICs जिसको कि हम बोलते हैं। देन मल्टीपल कंपोनेंट्स जो कि एक सिंगल चिप में फ्यूज थे। हाईली एफिशिएंट प्रोसेसिंग इनकी थी एज कंपेयर टू जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2 कंप्यूटर्स। देन जनरेशन 4 आया जिसमें कि माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल भी हुआ था, और यहीं से आपका CDS 1 2026 का सवाल भी आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन था सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे कि माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में किया गया था सबसे पहली बार, तो इट वाज जनरेशन 4।
राइट। तो जनरेशन 4 1971 से अभी तक इस्तेमाल हो रहा माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें कि अगर हम खास फीचर्स की बात करें, हाई स्पीड है, हाईली कॉम्पैक्ट साइज है, बिल्ट इन मल्टीमीडिया सपोर्ट है, ठीक है। देन जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स हैं जो कि पॉपुलर हैं उसके बाद से, तो दे आर बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जो कि जनरेशन 4 को डिफाइन करता है। आफ्टर दैट करेंटली जनरेशन 5 इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड, राइट, और आगे भी यूज होगा, जो कि यूएलएसआई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, राइट। और फोकस क्या है, रॉ कैलकुलेशन से ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे कड़ी है 5th जनरेशन कंप्यूटर्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से अगर हम जनरेशन 1 की बात करते हैं तो फिजिकल साइज कम और जो पावर कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा था, जो इनकी स्पीड है बहुत कम। फिर जनरेशन 2 में ट्रांजिस्टर्स आए, जनरेशन 1 में वैक्यूम ट्यूब से जनरेशन 2 में ट्रांजिस्टर्स आए, थोड़ा सा और बेटर हुआ। जनरेशन 3 में आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जनरेशन 4 में माइक्रो प्रोसेसर और जनरेशन 5 में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और अब अगर हम देखें तो साइज बहुत छोटा हो चुका है और जो उनकी स्पीड है, प्रोसेसिंग है, वो बहुत हाई है। तो प्रोसेसिंग एंड स्पीड कैपेबिलिटी जनरेशन के साथ बढ़ती चली जा रही है और फिजिकल साइज एंड पावर कंजम्पशन जनरेशन के साथ कम होता चला जा रहा है, ठीक है, राइट। क्लियर है सर? चलिए, ये 3rd जनरेशन था जब हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे प्रोसेसिंग स्पीड और कैपेबिलिटी जो है वो पावर और साइज को ओवरटेक कर लेती है, ठीक है। अब मशीन्स जो हैं पहले रूम साइज में थी, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की, इनियाक की अगर हम बात करें, वहां से लेकर के अब सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर में कन्वर्ट हो गई हैं, जिससे कि धीरे धीरे करके हमारा स्पीड बढ़ता जा रहा है और साइज कम होता जा रहा है। अब बात करते हैं ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स की, ठीक है, राइट। ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। कंप्यूटर्स में अलग अलग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। मशीन कैसे डेटा को इंटरप्रेट करेगा, एनालॉग सिस्टम है, डिजिटल है, हाइब्रिड है या क्वांटम है, राइट। और इसी तरीके से साइज एंड कैपेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं कि हाउ द मशीन स्केल इट्स पावर्स एंड ऑडियंस, तो डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स हैं, जिसमें पर्सनल कंप्यूटर्स भी हैं, उसका अलग इस्तेमाल है। मिनी कंप्यूटर्स आर देयर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर देयर, सुपर कंप्यूटर्स आर देयर एंड वर्क स्टेशंस आर देयर। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा इस्तेमाल कहाँ पे है, हम इन कंप्यूटर्स का और कंप्यूटर सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब वर्किंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव एनालॉग कंप्यूटर्स। अब इनके अंदर क्या होता है कि दे प्रोसेस कंटिन्यूसली चेंजिंग फिजिकल क्वांटिटीज रादर देन डिस्क्रीट वैल्यूज, और यहां पे अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि मरकरी थर्मामीटर है या स्पीडोमीटर में इनका इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, ये रॉ डेटा को एक्सेप्ट करते हैं एज रिजिड बाइनरी इनपुट्स, जैसा कि हमें पता है जीरोस और वंस में ही कंप्यूटर सिस्टम इनपुट को लेता है, एंड दे आर डिफाइंड बाय हाई एक्यूरेसी एंड फास्ट प्रोसेसिंग, जैसे कि आपके लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, दे आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। एंड देन वी टॉक अबाउट द हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब यहां पे क्या होता है सर कि दे कंबाइन द कंटिन्यूअस डेटा प्रोसेसिंग ऑफ एनालॉग विद द स्पीड एक्यूरेसी एंड डिस्क्रीट लॉजिक ऑफ डिजिटल। तो ये दोनों का मिक्सचर होता है, जिसमें प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो पेट्रोल पंप में यूज होते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल सिस्टम्स में क्या था कि सिर्फ बाइनरी बिट्स यानी कि 0 और 1 पे ये डिपेंड करते थे, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं दे ऑपरेट यूजिंग क्यूबिट्स, ठीक है, जो कि मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। एंड करेंटली अंडर एक्टिव डेवलपमेंट, धीरे धीरे करके काम हो ही रहा है। दे ऑफर एक्सट्रीमली हाई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है, जिससे कि बहुत हाई जो हाईली कॉम्प्लेक्स जो सवाल होते हैं, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको आप बहुत आसानी से यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इनमें इस्तेमाल भी धीरे धीरे करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या क्रिप्टोग्राफी हो गया, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक सिमुलेशंस हो गए, इनका इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है और उसका फ़ायदा भी हमें मॉडर्न वर्ल्ड में मिल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर्स की, राइट, सो एज फार एज पर्सनल कंप्यूटर्स आर कंसर्न, दे आर ड्रिवन बाय माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी विद द एंटायर CPU प्लेस्ड ऑन अ सिंगल चिप, ठीक है, और ये सिंगल यूजर ऑपरेशन से डिफाइंड है, जैसे कि आपके डेस्कटॉप हैं, लैपटॉप्स हैं और पर्सनल वर्क स्टेशन हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम जैसे वर्क स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस वेरिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, टेक्निकल एप्लीकेशंस के लिए, राइट।
हायर ग्राफिकल कैपेबिलिटीज चाहिए होती हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड पीसीज पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है और इसीलिए कॉम्प्लेक्स ज़्यादा वहाँ पे सिस्टम होता है। जैसे कैड में हो गया, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो गया, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, तो ऐसे केसेस में आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर में सिंगल यूज़र रहते हैं, वर्क स्टेशन से मल्टीपल यूज़र्स रहते हैं। अब यहीं पे अगर हम मिनी कंप्यूटर्स की बात करते हैं, सो दे हैव 0.5 to 50 टाइम्स दे आर मोर पावरफुल, ठीक है। जबकि अगर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की बात करें तो दे हैव हायर स्टोरेज फॉर कंप्यूटिंग एंड नॉर्मल जो डेटा स्टोरेज होता है वो ज़्यादा होता है। कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो मिनी कंप्यूटर दे सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स, ठीक है, वाइल हियर दे सपोर्ट मोर देन 100 मिलियन स्टोरेज एंड एक्सेस टू डिजिटल सिस्टम्स। अगर हम डिप्लॉयमेंट की बात करें तो यूटिलाइज प्राइमरली मल्टीपल मेथड्स एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम्स है, राइट, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्राइमरली अगर हम देखें यहाँ पे तो जो हमारे मिनी कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे क्या होता है कि पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होते हैं, ठीक। अब उसके बाद ये जो मिनी कंप्यूटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली इस्तेमाल होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, जहाँ पे जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं या छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वहीं पे अगर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो लगभग 100 यूज़र्स एक साथ यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीटास्किंग होता है, टाइम शेयरिंग होता है, राइट। जैसे आपका इसका इस्तेमाल मेन फ्रेम का है, बैंकिंग है, राइट, रेलवेज़ है, इनका इस्तेमाल आप गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर क्या है? ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल, फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स इन एग्जिस्टेंस, राइट। बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को ये परफॉर्म करते हैं और हाई प्रोसेसिंग स्पीड्स होती है इनकी। अगर हम आर्किटेक्चरल ऑरिजिन की बात करें तो जो पहला सुपर कंप्यूटर था 1976 में डेवलप हुआ था बाय रॉजर क्रे, ठीक है। ग्लोबल चैलेंजेस जो या कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। वेदर फॉरकास्टिंग है, स्पेस रिसर्च है, न्यूक्लियर सिमुलेशंस है, यहाँ पे हमें सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो जितने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है वो सुपर कंप्यूटर्स की हेल्प से होते हैं। एक्सट्रीम हाई प्रोसेसिंग स्पीड है, साइंटिफिक रिसर्च है, सिमुलेशंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ से हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि वेदर फॉरकास्टिंग है, स्पेस रिसर्च है, न्यूक्लियर सिमुलेशंस है, यहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है, तो वी हैव सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, राइट। चलो, तो हम वैक्यूम ट्यूब से और अब पीसीज, मेन फ्रेम्स, स्मार्ट डिवाइसेस, सुपर कंप्यूटर्स तक आ चुके हैं। इतना हमारा यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। सबसे पहले ट्यूब्स, देन ट्रांजिस्टर्स, आईसीज, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर एआई का इस्तेमाल अब हो रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो एनालॉग कंटिन्यूस होता था, देन डिजिटल, डिस्क्रीट, फिर हाइब्रिड हुआ एंड अब क्वांटम या फिर क्यूबिट्स में होता है। एनालॉग की बात करें तो डेटा यूजिंग कंटिन्यूस वेरिएबल सिग्नल्स, ठीक है, वोल्टेज या प्रेशर के फिजिकल मेजरमेंट के लिए। देन डिजिटल की अगर हम बात करें तो 0 और 1 के फॉर्म में, हाइब्रिड, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग एंड देन क्वांटम, ठीक है, राइट। इस तरीके से स्केल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा तो पीसी जो है वो इंडिविजुअल यूज़ के लिए है, सिंगल यूज़र, लोकल प्रोसेसिंग, वर्क स्टेशन, स्पेशल टास्क के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, मिनी स्मॉल कंप्यूटर्स, ठीक है, मल्टीपल यूजर्स के लिए, देन मेन फ्रेम, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस एंड सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक कैलकुलेशंस या फिर साइंटिफिक यूजर्स के लिए, ठीक है, राइट। चलो, अब बेसिक जो वर्किंग है हमारे कंप्यूटर की वो कैसी होती है, हाउ डज इट वर्क, ठीक है। तो होता क्या है, हम इनपुट देते हैं, इनपुट कंप्यूटर को दिया जाता है, प्रोसेसिंग होती है, उसके लिए एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है, सीपीयू जिसको हम बोलते हैं, और फिर हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है, जो कि यूजर को डिस्प्ले होता है, राइट, क्लियर है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये सिस्टम होता है, ठीक है, राइट। इनपुट, आउटपुट, बीच में प्रोसेसिंग होती है और स्टोरेज ऑफ डेटा भी होता है। जो रिजल्ट होता है वो मेमोरी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो आप कुछ क्लिक करते हो, आप कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हो, वो प्रोसेस होता है और फिर आपको मॉनिटर में दिख जाता है। सो दिस इज द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है।
अब जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं या फिर द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है, वो कैसे काम करता है, राइट, वो क्या क्या काम करता है इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम्स होते हैं उससे इंस्ट्रक्शंस और डेटा को रिसीव करता है। फेचेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, दूसरा काम है इसका। देन परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, जो काम आप उसको करने के लिए बोलोगे वो काम करेगा। एंड देन स्टोर्स द रिजल्ट बैक इनटू द मेमोरी, और उसी रिजल्ट को वो आउटपुट के फॉर्म में फिर आउटपुट डिवाइस को सप्लाई कर देता है, ठीक है। अब जो हमारा कंप्यूटर है जो कि सीपीयू है जिसको कि हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, तो सीपीयू किस चीज से बना हुआ है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं यहां पे सीपीयू के। तो सबसे पहला यूनिट है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, जो कि ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है, राइट। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, ये क्या करता है सर, ये ट्रैफिक को डायरेक्ट करता है, राइट। और तीसरा है रजिस्टर्स, जो कि इमीडिएट स्टोरेज को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा है जिसको कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, क्या क्या काम है इसके सर। इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम्स, पहला। दूसरा, डेटा को फेच करता है, इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है मेमोरी से, कैलकुलेशन करता है और रिजल्ट को वापस से मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक है, राइट। चलो, और ये जो टेम्परेरी डेटा है इसको कहाँ रजिस्टर करता है, कहाँ स्टोर करता है, इन द रजिस्टर्स, ठीक है। दे आर बेसिकली लिमिटेड इन साइज एंड लिमिटेड इन नंबर्स, ठीक है, राइट। तो एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स, ठीक। चलिए, अब अगर हम एएलयू की बात करते हैं और कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं, तो कंट्रोल यूनिट जो है इट इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल्स एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, यानी कि आपने इंस्ट्रक्शन दिया किसी कंप्यूटर को, तो पहले तो उसका इंटरप्रिटेशन कि ये इंस्ट्रक्शन में बोला क्या जा रहा है, और फिर उसका एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या होगा, पहले क्या काम होगा, उसके बाद क्या काम होगा, उसके बाद क्या काम होगा, ये काम यहां पे कंट्रोल यूनिट का होता है। कंट्रोल यूनिट ही उसको कंट्रोल करता है, राइट। क्लियर है सर। अब ये जो कंट्रोल यूनिट है हमारा, ये जो हमारा कंट्रोल यूनिट है, एक तो इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट कर रहा है, दूसरा ये फ्लो ऑफ डेटा को गाइड करता है। अब डेटा फ्लो किसके किसके बीच में होगा, एक तो इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, राइट। दूसरा आउटपुट डिवाइसेस कंट्रोल यूनिट से, तीसरा मेमोरी, चौथा एएलयू, ठीक है। तो एक तरीके से इट एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटिंग यूनिट ऑफ द एंटायर कंप्यूटर। ये किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का काम है, ठीक है। तो जो एक बार डेटा इनपुट से सीपीयू में आता है, फिर सीपीयू से आउटपुट में जाता है, मेमोरी से सीपीयू में, सीपीयू से मेमोरी में, एएलयू से जो कंट्रोल यूनिट के बीच का फ्लो है, वो सब कुछ यहां पे कंट्रोल यूनिट ही संभालता है, राइट। तो इंटरप्रेट करना इंस्ट्रक्शंस को और फ्लो ऑफ डेटा को गाइड करना किसके बीच में, मेमोरी, एएलयू, इनपुट, आउटपुट एंड सीपीयू के बीच में, ठीक है, जिसका कंट्रोल यूनिट पार्ट है। तो एक तरीके से कोऑर्डिनेटिंग यूनिट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये परफॉर्म करता है जितने भी प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कंपैरिजन है, डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेशन। तो जो भी आप इनपुट में डालते हो कि 2 + 2 = 2, तो अब वो 4 करके देगा आपको, लेकिन ये 2 + 2 कर कौन रहा है, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। उसको पता है कि जो आपने इनपुट दिया है उसके बेसिस में मुझे क्या कैसे परफॉर्म करना है एक्शंस को और क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। फिर रजिस्टर्स का क्या काम है, दे प्रोवाइड हाई स्पीड हाईली कंस्ट्रेंड स्टोरेज, ठीक है। साइज लिमिटेड है, नंबर लिमिटेड है, ठीक है। टेम्परेरी डाटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोरेज के तौर पे ये एक्ट करते हैं, दे एंड बिल्ट डायरेक्टली इनटू द सीपीयू, ठीक है। तो ये एक तरीके का एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। अब इनपुट डिवाइसेस का काम क्या है, जैसा कि नाम इनका है, इनपुट देते हैं, ये बाहर से कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, राइट। तो दिस इज द वर्क ऑफ इनपुट डिवाइसेस, ठीक। अब दे ट्रांसलेट ह्यूमन एक्शंस इनटू सिस्टम डेटा। आपने क्लिक किया तो आप तो एक तरीके से फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, या आपने वॉइस दिया, वॉइस नोट भेजा, ठीक है,
वॉइस कमांड दिया तो आप फिजिकल एक्शन कर रहे हो, बट उस फिजिकल एक्शन को कंप्यूटर समझेगा कैसे? ठीक है, तो जो हार्डवेयर्स होते हैं दे आर यूज टू सेंड डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू द कंप्यूटर्स, और इसी से सिस्टम से आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। क्या क्या हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होते हैं? कीबोर्ड है जहां से आप टाइप करते हो और बाकी के 50 और फंक्शंस परफॉर्म करते हो, माउस है क्लिक करते हो, स्कैनर है स्कैन कर रहे हो, माइक्रोफोन है आप बोलते हो कुछ भी, ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, यहां से आप इनपुट देते हो और ये इनपुट कहां जाता है? सिस्टम के अंदर जाता है, राइट सर? ठीक है, अब उसके बाद फिर आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। एक बार सीपीयू सारी चीजों को प्रोसेस करता है, ठीक है, तो प्रोसेसिंग के बाद इनपुट ने अंदर दिया, अंदर जाने के बाद वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस करने के बाद जो हार्डवेयर डिवाइसेस होंगे दे आर यूज टू रिसीव डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर्स एंड यूजर को डिस्प्ले करते हैं, यानी कि आपने कीबोर्ड में टाइप किया अपना नाम और वो आपको मॉनिटर में दिख जाता है, या फिर आपने वॉइस कमांड दिया और उस वॉइस कमांड से कुछ टाइप होकर के आ जाता है, राइट, या रिकॉर्ड होकर के आ जाता है और फिर वो आप सुन सकते हैं या देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली जहां पे आपको ये आउटपुट मिलता है उसको आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। तो सिस्टम कोर से क्या होता है? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब क्या है? ये आउटपुट डिवाइसेस है जहां पे आपको आउटपुट देखने को मिलता है, राइट? ठीक है, क्लियर है सर? तो ये कंप्यूटर से आपको सारे के सारे आउटपुट्स यहां से मिलते हैं, ठीक है। अब प्रिंटर की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। दो मैकेनिकल एराज में प्रिंटर्स को हम कैसे समझते हैं इस पे बात करते हैं। प्रिंटर्स आर आउटपुट डिवाइसेस यूज टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑन पेपर। सबने देखा होगा प्रिंटर, बचपन से आप करते आ रहे हैं प्रिंटिंग, ठीक है। तो एक है इंपैक्ट प्रिंटर्स एंड देन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। अब इंपैक्ट प्रिंटर्स के मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली दे स्ट्राइक यूजिंग अ हैमर और रिबन, जिसको कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल, आपने देखा होगा खट 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 की आवाज आती है, ठीक है। तो वो इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। और यहां पे क्या है, नो डायरेक्ट स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म, यहां पे डायरेक्ट स्कैन होकर के आपको प्रिंट मिल जाता है। अब जो इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं नॉइजी होते हैं, जबकि ये क्वाइट होते हैं, राइट, बागवान मूवी। देन प्रिंट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो बेसिक होती है इंपैक्ट कंप्यूटर्स में, ठीक है, मल्टी कॉपी प्रिंटिंग के लिए है। लेकिन बेटर प्रिंट क्वालिटी आपको चाहिए तो आपको नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। स्पीड स्टैंडर्ड है, ये फास्टर है। एग्जाम्पल्स डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, ये सब इंपैक्ट प्रिंटर्स के नाम है। जबकि इंकजेट है, लेजर है, थर्मल है, ये सब नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। और आज की डेट में लगभग हर जगह नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जिससे कि बेटर प्रिंटिंग क्वालिटी और स्पीड भी आपको मिलती है, ठीक है, राइट सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। तो एक तो यहां पे हमने क्या क्या देखा, सीपीयू के अंदर एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, इनपुट में कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ठीक है। मेमोरी यूनिट स्टोर करता है, ठीक है, इस तरीके से। नाउ स्टोरेज कैसे होता है कंप्यूटर के अंदर, डेटा कैसे शेयर होता है, इन सब चीजों पे हम लोग देखते हैं। अब जो कंप्यूटर्स हैं दे ऑपरेट एज यूनिफाइड सिस्टम्स ऑफ डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। हार्डवेयर को अगर आपको समझना है तो हम डेटा को फिजिकली मैप करते हैं फ्रॉम द डीपेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर्स टू द एक्सटर्नल बाउंड्रीज, राइट, ठीक है। चलो तो लेट्स टॉक अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? कंप्यूटर मेमोरी का इस्तेमाल होता है डेटा स्टोरेज के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए और प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले वी टॉक अबाउट द कोर बफर, कैचिंग डेटा इमीडिएटली नेक्स्ट टू द सीपीयू। देन मेन मेमोरी इज देयर, होल्डिंग एक्टिव डेटा इन स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। सेकेंडरी मेमोरी इज देयर, आर्काइविंग मासिव अमाउंट्स ऑफ परमानेंट डेटा। एंड इंटरफेस पोर्ट्स आर देयर, दे ट्रांसमिट डेटा टू एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स। तो ये अलग अलग तरीके से मेमोरीज का इस्तेमाल होता है, इनको डिटेल में हम लोग देखते हैं, ठीक है। मेमोरी हायरार्की कैसे काम करती है, ठीक है, राइट। चलो अब मेमोरी शेयर्स डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। जो हार्डवेयर डिजाइन होता है इट बैलेंसेस द नीड फॉर हाइपर फास्ट एक्सेस अगेंस्ट द नीड फॉर मासिव चीप स्टोरेज। तो सबसे पहले वी हैव कैश मेमोरी, राइट। कैश मेमोरी सुना होगा आपने नाम। ये क्या है? इट इज एक्सट्रीमली फास्ट, हाईली एक्सपेंसिव एंड टाइनी कैपेसिटी। फिर मिडिल टीयर में जाएंगे तो प्राइमरी या मेन मेमोरी है जो कि मॉडरेटली फास्ट है और लिमिटेड कैपेसिटी है। बॉटम टीयर में सेकेंडरी मेमोरी है जो कि स्लोअर एक्सेस है,
हाईली अफोर्डेबल है एंड मैसिव परमानेंट कैपेसिटी। तो जितनी ज़्यादा मेमोरी उतनी कम स्पीड। सबसे कम यहाँ पे अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो कैश, देन प्राइमरी मेमोरी एंड देन सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी को हम मेन भी बोलते हैं, राइट। अब जो कैश मेमोरी है जो कि कंप्यूटर्स में होती है, इट एक्ट्स एज अ हाई स्पीड बफर फॉर द सीपीयू। ठीक है, सीपीयू क्या करता है, इट प्रोसेसेस डेटा फास्टर देन मेन मेमोरी। ठीक है, जितनी तेजी से मेन मेमोरी उसको सप्लाई करेगी उससे तेजी से ये प्रोसेस करता है। तो अब यहां पे काम आती है कैश मेमोरी। इट इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर दैट ब्रिजेस दिस गैप टू रिड्यूस एक्सेस टाइम। ठीक है, राइट। तो इसीलिए आप देखोगे तो जैसे मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी से कैश और कैश से सीपीयू। तो फंक्शन क्या है यहां पे, इट स्टोर्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू कीप द सीपीयू कॉन्स्टेंटली फेड। ठीक है, ताकि इनपुट और आउटपुट या डिमांड और सप्लाई लगातार बनी रहे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कैश मेमोरी का, फास्टर, टेम्परेरी स्टोरेज और एक्सपेंसिव पर बाइट। ठीक है, फिर प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। ये एक्टिव प्रोसेसिंग को मैनेज करता है और कोर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करता है। ठीक है, इट होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस द कंप्यूटर इज करंटली यूजिंग। जो उस टाइम पे कंप्यूटर काम कर रहा होता है उसके लिए होता है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, लिमिटेड कैपेसिटी है, सेकेंडरी से फास्टर है और दो डिस्टिंक्ट ऑपरेशनल ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाता है जो आपने पहले पढ़ा होगा। पहला क्या है सर, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी के पार्ट है, ठीक है, या मेन मेमोरी के। इसके अंदर जो रैम है ये टेम्परेरी है, वोलाटाइल है। ठीक है, सीपीयू कैन रीड एंड मॉडिफाई कंटेंट्स एट एनी टाइम। ऑल डेटा इज इंस्टेंटली इरेज्ड व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। ये रैम का केस है। और एक्टिव वर्क स्पेस फॉर प्रोग्राम्स में हम लोग इसको यूज करते हैं। रोम की बात करें अगर हम, रीड ओनली मेमोरी, यहां पे परमानेंट है, नॉन वोलाटाइल है। देन रीड ओनली अंडर नॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। डेटा इज सिक्योरली रिटेन्ड व्हेन पावर इज ऑफ। पावर ऑफ के बाद भी डेटा यहां पे रीस्टोर हो जाता है। एंड स्टोर्स फर्मवेयर एंड क्रिटिकल बूटिंग इंस्ट्रक्शंस। ये सब कुछ रोम के अंदर होता है। ठीक है, और रैम में उस टाइम पे जो हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसके अंदर होता है। अब रैम जो है, इट रिप्रेजेंट्स द कंप्यूटर्स वोलाटाइल वर्क स्पेस बट डिफरेंट टास्क रिक्वायर डिफरेंट लेवल्स ऑफ हार्डवेयर एफिशिएंसी। तो इस वजह से हमारे पास एस रैम एंड डी रैम है। एस रैम यानी स्टैटिक रैम, यहां पे क्या होता है, फास्ट एक्सेस स्पीड्स आपको मिलती हैं, हाईली एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर है, और मेंटेनेंस की बात करें तो इट रिटेन्स डेटा विदाउट नीडिंग फ्रीक्वेंट हार्डवेयर रिफ्रेशिंग। वहीं पे अगर डी रैम जो है, डायनेमिक रैम, ये एस रैम से स्लो है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करें, एक्सपेंसिव भी कम है, वायबल फॉर हाई कैपेसिटी सिस्टम मेमोरी एंड कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल रिफ्रेशिंग इसको चाहिए टू होल्ड डेटा। जबकि स्टैटिक रैम को कोई भी यहां पे कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल रिफ्रेशिंग की जरूरत या हार्डवेयर रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं है। अगर हम रोम की बात करते हैं तो इट स्टोर्स क्रूशियल स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। अर्ली वर्जन्स वर कंप्लीटली इम्यूटेबल बट इंजीनियरिंग एडवांसमेंट्स अलाउड डेवलपर्स टू रीराइट फर्मवेयर ओवर टाइम। अब यहां पे क्या है, अलग अलग टाइप के रोम है। जैसे कि पहला है हमारे पास पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज इंजीनियर टू बी प्रोग्राम्ड एग्जैक्टली वंस आफ्टर इनिशियल राइटिंग द डेटा इज परमानेंटली लॉग्ड। ठीक है, तो ये आपका पी रोम है। ठीक है, राइट। रीड ओनली मेमोरी का क्या काम होता था, परमानेंट है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, राइट। डेटा नॉट इरेज्ड व्हेन पावर इज ऑफ। ठीक है, स्टार्टअप प्रोसेस के लिए होता है। ठीक है, इन सब चीजों में इस्तेमाल होता है। अब उसी का अगर हम टाइप की बात करते हैं, ठीक है, तो पहला है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर है ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इट हैज इंट्रोड्यूस्ड द एबिलिटी टू इरेज द चिप एंड रीराइट इट। ठीक है, रिक्वायरिंग डायरेक्ट एक्सपोजर टू इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, इसकी हेल्प से आप इसको इरेज कर सकते हैं। देन डबल ई पी रोम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जो मॉडर्न स्टैंडर्ड है। इट कैन बी वाइप्ड एंड अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट रिमूविंग द चिप फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, तो ये आपकी हो गई प्राइमरी मेमोरी। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करते हैं, ये मैसिव परमानेंट एक्सटर्नल आर्काइव्स के लिए आपको जगह देता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक,
इट सैक्रिफाइसेस प्रोसेसिंग स्पीड टू प्रोवाइड मैसिव परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी। ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी कम कैपेसिटी होगी, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी उतनी कम स्पीड। तो या तो आप स्पीड सैक्रिफाइस करो या कैपेसिटी सैक्रिफाइस करो, तभी आपको दूसरी चीज़ मिलेगी। तो इसके अंदर सबसे पहले वी हैव मैग्नेटिक मेमोरी, रिलाइज ऑन मैग्नेटाइज फिजिकल प्लेटर्स टू स्टोर डेटा, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं। ऑप्टिकल मेमोरी यूजेस लेजर्स टू राइट एंड रीड, माइक्रोस्कोपिक पिट्स ऑन रोटेटिंग डिस्क, जैसे सीडी है, डीवीडी है। फिर सॉलिड स्टेट स्टैटिक फ्लैश मेमोरी ग्रिड्स को इस्तेमाल करता है विथ नो मूविंग फिजिकल पार्ट्स, जैसे पेन ड्राइव्स है, एसएसडीज है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी के क्या है तरीके हैं। हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, एसएसडी है। ठीक, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, कि सेकेंडरी मेमोरी इसमें से कौन सी आती है। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल 100% लगभग पूछा जाता है। ठीक है, कि कंप्यूटर की जो मेमोरी के यूनिट्स है उसको आप कैसे देखते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशनल लैंग्वेज है कंप्यूटर मेमोरी की बाइनरी। ठीक, हर एक इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, पीस ऑफ डेटा कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के स्टेट के तौर पे स्टोर्ड है, रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली एज बाइनरी कोड। अब बाइनरी डिजिट की अगर हम बात करें, 0 और 1 के फॉर्म में ये स्टोर होता है, जिसको कि हम बिट से शुरुआत करते हैं, देन 1 निबल 1 बाइट। अब बिट क्या है सर? द फंडामेंटल बेसिक यूनिट, सिंगल बाइनरी डिजिट रिप्रेजेंटिंग ईदर 0 और 1, या तो 0 या तो 1, तो ये बिट है। देन निबल क्या है? प्रिसाइज ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स, एग्जैक्टली हाफ ऑफ अ बाइट। तो 4 बिट में एक निबल होता है और 8 बिट्स में एक बाइट होता है। ठीक है, तो वी हैव 1 बाइट इन 8 बिट्स। निबल क्या है? हाफ ऑफ अ बाइट। ये डायरेक्ट सवाल आपके पास यहां से आ सकता है, राइट। अब बिट्स जो हैं दे आर कंटिन्यूअसली ग्रुप्ड टुगेदर बाय द प्रोसेसर टू फॉर्म फंक्शनल कंप्यूटिंग वर्ड्स। तो आपने एक को इनपुट दिया तो वो एक बिट या फ्यू बिट्स का होगा, लेकिन जब हम बहुत सारा कॉम्प्लेक्स इनपुट देते हैं तो मल्टीपल केबीज या एमबीज या जीबीज या टीबीज में होता है, तो वहीं से ये यूनिट्स की हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, तो मेमोरी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो किस तरीके से ये चेंज होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर बाइनरी में ऑपरेट करता है, तो स्टैंडर्ड स्टोरेज मेजरमेंट जो है वो भी 1000 से नहीं 1024 से क्या होता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 की पावर से नहीं करते हैं, 2 की पावर से करते हैं, राइट। तो सबसे पहले बिट है, बाइट है। अब 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, 1 बाइट में 8 ही बिट होते हैं, 1 बाइट में 1024 बिट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो 1 बाइट में 8 बिट्स एंड नाउ 1 केबी में 1024 बाइट्स, 1 एमबी में 1024 केबी, 1 जीबी में 1024 एमबी, 1 टीबी में 1024 जीबी, पेटाबाइट में 1024 टीबी, एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट और जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट। तो ये हमारा मेमोरी कैपेसिटी है। इस चीज को याद रखेंगे सर। ठीक है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट और जेटाबाइट। अब मेमोरी जो है, दिस इज हाउ द सिस्टम टास्क्स टू इटसेल्फ। ठीक है, एंड पोर्ट्स आर हाउ इट टॉक्स टू द वर्ल्ड। अब कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो ये आइसोलेशन में फंक्शन नहीं करेगा। एक बार डेटा प्रोसेस हो गया सीपीयू में, मेमोरी में स्टोर हो गया, तो वो बाहर भी ट्रांसमिट होना चाहिए। तो कंप्यूटर पोर्ट्स जो हैं दे सर्व एज द क्रिटिकल फिजिकल एंड डेटा इंटरफेस यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस। क्योंकि कंप्यूटर में आप कुछ भी करते रहोगे, अगर आप बाहर उसको नहीं भेज सकते हो तो फिर आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो इंटरनल मदरबोर्ड और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में जो ब्रिज का काम है वो किसका है? पोर्ट्स का। आपने देखा होगा सीपीयू से लेकर के, कंप्यूटर से लेकर के लैपटॉप्स तक हर जगह पे मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, इवन कीबोर्ड्स में, राइट। तो देयर आर पोर्ट्स। उन्हीं पोर्ट से हम बाहर से अंदर क्या करते हैं, एक तरीके से वो डोर हैं, दरवाजे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सीरियल पोर्ट्स। ठीक, स्ट्रीम क्या है? ट्रांसफर्स अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ डेटा एट वन टाइम। हार्डवेयर अवेलेबल इन 9 पिन एंड 25 पिन वर्जन्स। स्पीड की बात करें तो 115 किलोबिट्स पर सेकेंड एंड यूजेज बिल्ड फॉर एक्सटर्नल मॉडेम्स एंड अर्ली कंप्यूटर माइस। फिर पैरेलल पोर्ट्स की बात करते हैं हम लोग। यहां पे वी हैव ट्रांसफर्स मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स साइमल्टेनियसली, एक साथ बहुत सारी। सीरियल पोर्ट्स में क्या है? सिंगल, यहां पे पैरेलल पोर्ट में मल्टीपल।
यूजली 25 पिन मॉडल, नोटिसेबली फास्टर कम्युनिकेशन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, एंड प्राइमरली डिप्लॉयड फॉर प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। ये पैरेलल पोर्ट्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा पैरेलल पोर्ट है, राइट, ये हमारा सिंगल पोर्ट है, ठीक। नाउ फिर हम लोग बात करते हैं मॉडर्न जो प्लग एंड प्ले कनेक्शंस है, जिससे कि स्पीड भी आपको ज़्यादा मिलती है, यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। ये सबसे यूनिवर्सली इंटीग्रेटेड कंप्यूटर पोर्ट है। इट सपोर्ट्स एन एरे ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस थ्रू इजी प्लग एंड प्ले कनेक्शंस, इसको यूएसबी बोलते हैं। लगभग 12 मेगाबाइट पर सेकेंड का स्पीड होता है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, माइस, कीबोर्ड्स, इन सब चीज़ों को यहाँ पे हमारे पास कनेक्ट करने का ऑप्शन देता है ये, ठीक है। क्या है सर ये? दिस इज यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। फिर फायरवायर पोर्ट है, स्पेशलाइज्ड हाई स्पीड इंटरफेस इंजीनियर्ड प्राइमरली फॉर रैपिड मल्टीमीडिया ट्रांसफर, ठीक है, राइट। 400 से 800 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, कैम कॉर्डर्स हैं, हाई एंड वीडियो इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ पे फायरवायर पोर्ट होता है, ठीक है। यूएसबी में स्पीड कम होती है, फायरवायर में ज़्यादा होती है, ठीक। स्पीडोमीटर की अगर हम बात करें, यूएसबी में 12 MB पर सेकेंड, फायरवायर में 400 से 800 MB पर सेकेंड तक भी हम जा सकते हैं। उसके बाद है ईथरनेट पोर्ट, नेक्स्ट वन इज ईथरनेट, डेडिकेटेड आर्टरी फॉर वायर्ड नेटवर्किंग, ठीक है। यूएसबी क्या करता है, लोकलाइज्ड पेरिफेरल्स को, पास में आपने कोई यहाँ पे माउस कनेक्ट कर दिया या कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया या चार्जिंग कनेक्ट कर दिया, बट ईथरनेट इज एक्सप्लिसिटली डिजाइन टू हैंडल कम्युनिकेशन अक्रॉस वास्ट एक्सटर्नल नेटवर्क्स, ठीक है। लोकल सिस्टम्स डायरेक्टली टू एक्सटर्नल नेटवर्क्स, हाई स्पीड इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर हाईली रिलायबल हेविली शील्ड वायर्ड कम्युनिकेशन को यहाँ पे परफॉर्म करता है, राइट। 10 Mbps से 1000 Mbps तक की इसकी स्पीड आपको मिलती है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द ईथरनेट, राइट। तो नेटवर्क्स के केस में हाई स्पीड इंटरनेट जहाँ पे ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लगभग 1000 Mbps तक भी स्पीड जा सकती है, डिपेंड करता है नेटवर्क बैंडविड्थ पे कितना है, ठीक है। नाउ डेटा इन मोशन की अगर हम बात करें तो हार्डवेयर जो है, इट रिक्वायर्स सीइंग द सिस्टम एज अ कंटिन्यूअस इंटीग्रेटेड फ्लो ऑफ डेटा रादर देन आइसोलेटेड कंपोनेंट्स। अब हार्डवेयर को ये इस बात से मतलब नहीं है कि वो एक डिवाइस है, फिर दूसरा डिवाइस है, फिर तीसरा डिवाइस है, उसको एक साथ डेटा चाहिए, ठीक है। तो इनबाउंड ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं, डेटा एंटर्स द चेसेस वाया हाई स्पीड इंटरफेसेस, जैसे इथरनेट, यूएसबी है। एक्टिव प्रोसेसिंग की बात करें तो सीपीयू काम आता है, यहाँ पे रैम है, कैश है, मेमोरी। देन once processing is complete, data is pushed out of active memory and written to secondary memory for permanent retention, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपने 1000 Mbps इथरनेट पोर्ट से कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई, उसके बाद रोम, मेन मेमोरी, रैम, देन रोम, देन कैश फनल, उसके बाद प्रोसेसिंग हुआ, SSD या सेकेंडरी मेमोरी, इस तरीके से ये मूव करता है। अब बात करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर की, जो कि कोर इक्वेशन है कंप्यूटिंग की, ठीक है, कोर काम यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर। तो लेट्स टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर, ठीक है। फाउंडेशंस ऑफ सिस्टम्स, प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस, ये सब कुछ क्या है, सॉफ्टवेयर ही है, राइट। तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन सॉफ्टवेयर, राइट, क्लियर। तो सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट टू ट्रांसफॉर्म रॉ इनपुट्स इनटू स्ट्रक्चर्ड मीनिंग, ठीक है। तो आपने क्या किया, सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने का बेसिक जो फंक्शनैलिटी है वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इंटरैक्ट्स डायरेक्टली विथ हार्डवेयर, कंप्यूटर ऑपरेशंस को कंट्रोल करना, जो जो एंड यूजर्स है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा इज देयर, रॉ अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, जैसे इनपुट एलिमेंट्स लैकिंग कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रक्चर, फाउंडेशनल रॉ मटेरियल को जो फॉर्म करता है कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग के लिए, तो उसको हम डेटा बोलते हैं। देन प्रोग्रामिंग होती है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस डिजाइन टू मैनिपुलेट एंड ट्रांसफॉर्म इनपुट डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स। और जब हम ये कर देते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर का काम होता है, तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट, प्रोसेस्ड और मीनिंगफुल डेटा मिलता है। तो डेटा है, डेटा के साथ प्रोग्रामिंग को अटैच किया तो हमें रिजल्ट मिलता है कंप्यूटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में, ठीक है, विच यील्ड्स स्ट्रक्चर्ड नॉलेज पैटर्न्स और इनसाइट्स रेडी फॉर इंटरप्रिटेशन, राइट। तो बीच में यहां पे कौन डिसाइडिंग फैक्टर है, दैट इज सॉफ्टवेयर, ठीक।
अब दिस सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। 3 डिस्टिंक्ट फंक्शनल लेयर्स हैं। सबसे पहले टॉप टियर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, देन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड देन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये इन तीनों को हम एक एक करके बात करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब लेट्स टॉक अबाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट एक्ट एज प्राइमरी ब्रिज ट्रांसलेटिंग देयर इंटेंट इनटू हार्डवेयर एक्शन, ठीक है। जैसे विंडोज है, लाइनक्स है, एंड्रॉयड है, ठीक है, मैकओएस है। तो जैसे कि या iOS, जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, फोन्स में iOS बोलते हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन के अंदर होता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द डायरेक्ट इंटरैक्टिव इंटरफेस, राइट, क्लियर है, मैनेजेस रिसोर्सेज, हैंडल्स मेमोरीज एंड फाइल्स, देन कंट्रोल्स सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस, राइट। ये सारा काम किसका है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का, ठीक है, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक, राइट, जो कि बेसिक फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करता है टू ऑपरेट द कंप्यूटर, ठीक है। हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरैक्शन, कंप्यूटर ऑपरेशन को कंट्रोल करना और एंड यूजर को सर्विस देना, ठीक। अब हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे कि ओएस हो गया, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, इस तरीके की ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। देन BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, राइट, BIOS, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर सिस्टम इनिशियल इग्निशन सीक्वेंस। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, स्टार्ट जो करता है कंप्यूटर को। देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर द ऑनगोइंग मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, जैसे एंटीवायरस है, डिस्क क्लीनर्स है, फॉर्मेटिंग टूल्स है, बैकअप है, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, BIOS हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एंड देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये आपका हो गया लेयर 1। उसके बाद नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। नाउ दिस इज बिल्डर्स टूल, सॉफ्टवेयर यूज्ड एक्सक्लूसिवली टू डेवलप अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, उसको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज गवर्न बाय इट्स ओन स्ट्रिक्ट ग्रामर एंड स्ट्रक्चरल रूल्स, जैसे कि C++ है, ठीक है, जैसे कि आपके पास जावा है। तो ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो गया, राइट, सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। और हर एक कंप्यूटर प्रोग्राम की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। अब यहां पे आपके पास लो लेवल लैंग्वेजेस हैं एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, राइट। लो लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो मशीन डिपेंडेंट है, जबकि हाई लेवल मशीन इंडिपेंडेंट है। एग्जीक्यूशन की बात करें तो फास्ट है लो लेवल, यहां पे ट्रांसलेटर प्रोग्राम के इस्तेमाल की जरूरत होती है। यूजेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो राइट एंड अंडरस्टैंड थोड़ा सा मुश्किल है एज कंपेयर टू द हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो कि यूजर फ्रेंडली और ईजियर टू राइट है। अब लो लेवल लैंग्वेजेस में कौन से ऐसी लैंग्वेजेस हैं? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये लो लेवल में है। हाई लेवल में C है, C++, जावा, पाइथन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देन हार्डवेयर जो होता है, इट ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी मशीन लैंग्वेज। ट्रांसलेटर्स आर द एसेंशियल इंजन्स जो कि कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, राइट, क्लियर। तो जैसे कि कोई ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड है, वो आपने लिखा, वॉइड मेन या हैश इंक्लूडेड, यहां से आप शुरू करते हो। देन असेंबलर इज देयर, कंपाइलर इज देयर, इंटरप्रेटर इज देयर, ठीक है। इनसे होते हुए वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, जो कि जीरोस एंड वंस की लैंग्वेज होती है, ठीक है। एंड तब जाकर के मशीन उसको इंटरप्रेट कर पाती है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यहां पे क्या काम है हमारे पास? कंपाइलर सबसे पहले इट कन्वर्ट्स एंटायर हाई लेवल प्रोग्राम एट वंस, फास्टर एग्जीक्यूशन, एरर्स को डिस्प्ले करता है ओनली आफ्टर कंप्लीट कंपाइलेशन, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है? ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स वन सिंगल लाइन एट ए टाइम, स्लोअर एग्जीक्यूशन, ईजियर लाइन बाय लाइन डीबगिंग। तो एक एक करके डीबग करता है, ना कि एक साथ। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। देन वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर दे आर डिजाइन्ड स्पेसिफिकली फॉर एंड यूजर्स। दीज प्रोग्राम लेवरेज द सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग लेयर्स टू परफॉर्म डिस्क्रीट ह्यूमन सेंट्रिक टास्क्स, राइट। तो ये इसको हम बोलते हैं क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। अब जैसे कि
अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, जैसे लेटर लिखना है, म्यूज़िक आपको सुनना है, वीडियो देखना है, डेटा मैनेजमेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। अब जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, MS वर्ड, वर्ड पैड, वर्ड स्टार में आप कर सकते हो, डेटा एंड स्प्रेडशीट्स, MS एक्सेल, फाइल मेकर, DB बेस, MS एक्सेस, लोटस 123, मल्टीमीडिया और प्रेजेंटेशन है, एडोब में है, पिकासा, VLC मीडिया, MS पावर पॉइंट, कम्युनिकेशन एंड वेब है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, MS आउटलुक, ठीक है, राइट, सफारी। इस तरीके से अलग अलग एप्लीकेशन के पार्ट होते हैं, कम्युनिकेशन एंड वेब बेस्ड। आगे बढ़ते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट फ्रीवेयर। फ्रीवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर अवेलेबल एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि स्काइप है, एडोब रीडर है, जिसको कोई भी चार्ज नहीं करता है, एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। देन वी हैव सॉफ्ट कॉपी, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट स्टोर्ड डिजिटली, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, क्लाउड में, इसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। हार्ड कॉपी क्या है? उसी का अगर आपने प्रिंट ले लिया, इमेज ले लिया, ठीक है, पेपर में ले लिया, तो उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी बेसिक है, आपको समझ में आता है। द कंप्लीट आर्किटेक्चर, ठीक है, द कंटिन्यूअस लाइफ साइकिल ऑफ कंप्यूटेशन, राइट, शुरू से लेके लास्ट तक। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर देख लिया, ठीक है, हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं जो फिजिकल कंपोनेंट जो डेटा कंप्यूटिंग करते हैं। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर देयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूटिलाइज्ड बाय द एंड यूजर, एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर जो बैकग्राउंड में सिस्टम के अंदर होता है, जैसे कि विंडोज, एंड्रॉइड, लाइनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। अब जो कोर यहाँ पे, अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इट एक्ट्स एज अल्टीमेट रिसोर्स मैनेजर, ठीक है, पूरे सिस्टम के वाइटल फंक्शंस को ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, राइट। नाउ द कोर आर्किटेक्चर रिलाइज ऑन 7 फंक्शनल ऑपरेशन, 7 फंक्शनल ऑपरेशन यहां पे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है, राइट। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मैसेजिंग सर्विस एंड कमांड इंटरप्रिटेशन, एंड एरर डिटेक्शन। नाउ वी हैव द प्रोसेस मैनेजमेंट। ये क्या होता है? इट डिक्टेट्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, एलोकेटिंग CPU टाइम एंड शेड्यूलिंग टास्क्स, ठीक है। तो बहुत सारे टास्क हैं, राइट। तो इट मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल एक्टिव प्रोग्राम्स, हैंडल्स कॉम्प्लेक्स मल्टीटास्किंग सीमलेसली, एंड इंश्योर्स एग्जीक्यूशन विदाउट सिस्टम ग्रिडलॉक, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे टास्क आते हैं, देन दे गो टू CPU, और फिर वो टास्क इनको उसके फ्लो को मैनेज करता है, ठीक है। देन वी हैव मेमोरी एंड डिवाइस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट आपने समझा, CPU को टाइम एलोकेट करना, शेड्यूल करना टास्क को, और मल्टीटास्किंग को हैंडल करना, बहुत सारे टास्क को एक साथ। नाउ डिजिटल स्पेस को कोऑर्डिनेट करना, एंड फिजिकल हार्डवेयर को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, राइट। तो मेमोरी एंड डिवाइस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की, राइट। अब इसका काम क्या है? एलोकेटेड स्पेस को मतलब स्पेस को या मेमोरी को एलोकेट करना या डी एलोकेट करना, पहला काम, और मेमोरी यूसेज को ट्रैक करना। इट ट्रैक्स टोटल मेमोरी यूसेज, डायनेमिकली एलोकेट्स एंड फ्रीज अप स्पेशल कैपेसिटी फॉर रनिंग प्रोसेसेस। ये मेमोरी मैनेजमेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिवाइस मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज डिवाइस मैनेजमेंट, राइट। इट कंट्रोल्स ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद फिजिकल हार्डवेयर। तो ये डिवाइस मैनेजमेंट का काम है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना कम्युनिकेशन विथ हार्डवेयर डिवाइसेस, जो फिजिकल हार्डवेयर है, ठीक है। देन वी हैव फाइल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। ये काम कैसे होता है? तो सबसे पहले फाइल मैनेजमेंट, इट कंट्रोल्स द स्टोरेज एंड रैपिड रिट्रीवल ऑफ डेटा, एंड मेंटेन्स द स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है। इसी तरीके से सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज देयर, इट प्रोटेक्ट्स द कोर सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, एनफोर्सेस रिजिड परमिशंस एंड मेंटेन्स पासवर्ड प्रोटोकॉल्स। आप जब कंप्यूटर चलाते हैं तो बहुत सारे ऐसे वहाँ पे आपके पास पॉपअप्स आते भी रहते हैं, ठीक है। यूजर इंटरफेसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यूजर इंटरफेसेस जो है वो किस तरीके से होते हैं? सबसे पहले कमांड बेस्ड, फर्स्ट वन इज कमांड बेस्ड। नेक्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, टच बेस्ड, वॉइस बेस्ड, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के मेजर एक्सटर्नल सरफेस लेयर या यूजर इंटरफेस होते हैं।
मतलब कि हाउ ह्यूमन इंटेंट ट्रांसलेट्स इनटू सिस्टम ऑपरेशंस। आपको कोई काम करवाना है तो आप कैसे करवाओगे, कैसे कमांड दोगे, राइट? तो सबसे पहले या कैसे इनपुट दोगे, तो जो ह्यूमन से कंप्यूटर का इंटरेक्शन होता है उसके जो 4 लेयर हैं उनमें क्या क्या है। सबसे पहला कमांड बेस्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा, इनपुट आप टाइप्ड टेक्स्ट दोगे, टेक्स्ट कमांड दोगे, जैसे डॉस कमांड आप देते हो, एंड इट रिक्वायर्स डीप सिस्टम नॉलेज, मैक्सिमम स्पीड फॉर एक्सपीरियंस्ड यूजर्स। ये कमांड बेस्ड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, GUI। इनपुट कैसे दोगे आप, विजुअल आइकन्स के फॉर्म में, मेन्यूज, विंडोज, ठीक है, राइट। हाईली यूजर फ्रेंडली, रिमूव्स द नीड टू मेमोराइज टेक्निकल सिंटैक्स। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सामने देखा उसको कमांड दे दिया, ठीक है। आइकन्स हैं, मेन्यूज होते हैं अलग अलग, ठीक है, विंडोज एंड्रॉइड में आपको इजीली मिल जाएगा। देन टच बेस्ड होता है, टैक्टाइल स्क्रीन ऑपरेशन, ऑप्टिमाइज्ड स्पेसिफिकली फॉर मोबाइल फर्स्ट डिवाइसेस। स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में ज़्यादातर आपको टच बेस्ड ही होता है, ठीक है। एंड देन वी हैव वॉइस बेस्ड, राइट, ऑडियो कमांड्स, सिरी, गूगल असिस्टेंट, चैट GPT, इनको आप क्या देते हो, यहाँ पे वॉइस कमांड देते हो। तो इट पावर्स वर्चुअल असिस्टेंस थ्रू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये 4 टाइप के ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन तरीके हैं, राइट, क्लियर। चलो, अब ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, राइट, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले बैच टाइप, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क बेस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, देन रियल टाइम, RTOS, एम्बेडेड एंड मोबाइल, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की हम यहाँ पे बात करते हैं। जब हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये क्या करता है, सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप्ड एंड एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली। एक टाइप के जॉब्स को एक साथ यहाँ पे परफॉर्म करता है। हाईली एफिशिएंट फॉर रिपीटिशन विदाउट डायरेक्ट यूजर इंटरैक्शन, ठीक है। वन जॉब एग्जीक्यूट्स आफ्टर अनदर, इस तरीके से आप रेपिटेटिव टास्क जहाँ पे करते हैं वहाँ पे बैच सिस्टम को आप इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। अच्छा, टाइम शेयरिंग, CPU time is strictly split among multiple users to provide quick multitasking responses। जहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम RTOS का इस्तेमाल करते हैं। देन मल्टी प्रोग्रामिंग इज देयर, ठीक है। जैसे यहाँ पे टाइम शेयरिंग आपको ये दिखेगा ATC में, राइट, मेडिकल सिस्टम्स में, एक्सेट्रा, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। देन वी हैव मल्टी प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स दे लोड इनटू मेमोरी, वन CPU स्विचेस बिटवीन देम टू मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन, ठीक है। एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स आते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग में 2 या 2 से ज़्यादा CPUs जो हैं कंकरेंटली ऑपरेट करते हैं, मैसिवली इंक्रीजिंग सिस्टम थ्रू आउट एंड रॉ स्पीड। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अब यहाँ पे क्या है, मेन सर्वर सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर सिक्योरली बिल्ड फॉर ऑफिस, कंप्यूटर लैब्स एंड बैंकिंग नेटवर्क, तो इसको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रिसोर्सेज एंड फाइल्स आर शेयर्ड सीमलेसली अक्रॉस मल्टीपल ऑटोनोमस कनेक्टेड सिस्टम, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जहां पे रिसोर्स शेयरिंग एफिशिएंट हो पाए, राइट, क्लियर। चलो, उसके बाद रियल टाइम, जीरो डिले, इमीडिएट एग्जीक्यूशन जहां पे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ATC है, मेडिकल सिस्टम, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। एम्बेडेड की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रिप्ड डाउन फंक्शनैलिटी बिल्ड परमानेंटली इनटू लार्जर फिजिकल मशीन्स, जैसे कि ATM मशीन है, वॉशिंग मशीन है, स्मार्ट टीवीज है। यहाँ पे क्या होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जो होता है, फंक्शनैलिटी लिमिटेड होती है बट एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए होता है। इसी तरीके से मोबाइल के अंदर ऑप्टिमाइज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन एंड टैक्टिकल टच इंटरफेस, ठीक है। स्मार्टफोन, टैबलेट, एंड्रॉइड, iOS जो भी होते हैं, यहाँ पे आपके पास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, राइट। चलो, तो ये आपके पास है हमारा अलग अलग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिजिटल नेटवर्क, अ विजुअल रेफरेंस गाइड टू डिवाइसेस, कम्युनिकेशन मोड्स एंड स्ट्रक्चरल टोपोलॉजीज। जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, किस लिए काम करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली है क्या, ये ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं
एंड डिवाइसेस जो कि डेटा और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे मल्टीपल कंप्यूटर्स एक साथ होते हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, मैसेजिंग एंड इंटरेक्शन, देन रिसोर्स शेयरिंग, मल्टीपल डिवाइसेस को सेंट्रलाइज्ड हार्डवेयर का एक्सेस दे दिया जाता है, देन डेटा ट्रांसफर, डिजिटल इन्फॉर्मेशन को सिक्योरली ट्रांसफर करने के लिए, एंड इंटरनेट एक्सेस, गेटवे टू ग्लोबल नेटवर्क्स। एक ही सिस्टम से आप मल्टीपल जगह पे ये कर सकते हो, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस दैट शेयर डेटा एंड रिसोर्सेस। ये काम है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का, ठीक है। अब कितने टाइप के अलग अलग होते हैं ये, ठीक है, जिनका काम कम्युनिकेशन, रिसोर्स शेयरिंग, डेटा ट्रांसफर और इंटरनेट एक्सेस होता है, ठीक है। तो जैसे कि लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। स्मॉल जियोग्राफिक एरियाज के लिए, सिंगल ऑफिस या स्कूल बिल्डिंग के लिए आप अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए या फिर डेटा ट्रांसफर कनेक्टिविटी चाहिए तो लैन का इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क है जो कि पब्लिक इंटरनेट के ऊपर स्टैब्लिश्ड होता है ताकि कोई उस पर घुस ना पाए। देन पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल डिवाइसेस क्लस्टर्ड अराउंड अ सिंगल यूज़र, एक ही यूज़र के चारों तरफ, जैसे आप कई बार आपने देखा होगा लैपटॉप है, फ़ोन है, टैबलेट है और एप्पल वॉच है, सब कुछ आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड देन वी हैव WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, मैसिव जोग्राफिकल एरियाज के लिए कनेक्टिंग मल्टीपल लैंड्स टुगेदर, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक भी इवन जा सकता है। देन हार्डवेयर की इसके अंदर अगर हम बात करें, ट्रांसलेटर्स वी हैव, कन्वर्ट्स डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स, कनेक्ट नेटवर्क्स यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मल्टीपल डिवाइसेस इन नेटवर्क्स को कनेक्ट करना, ठीक है, डेटा ट्रांसफर करना, नेविगेटर्स, ठीक है, नेटवर्क्स को कनेक्ट करना, ठीक है, एंड बूस्टर्स, ये वीक सिग्नल्स को बूस्ट करने का काम करता है, राइट, वाइल दिस नेटवर्क कनेक्टिविटी। अब यहां पे तीन चीजें हैं, हब, स्विच और रूटर, ओके, हमें समझना है। हब इज बेसिक कनेक्टर, स्विच इज इंटेलिजेंट डिस्ट्रीब्यूटर एंड रूटर इज नेटवर्क नेविगेटर। हब का फंक्शन क्या है? कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस इन अ सिंगल नेटवर्क, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है। इंटेलिजेंस काफ़ी कम होता है और इस तरीके से आपको दिखता है, ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल कनेक्टेड पोर्ट्स रिगार्डलेस ऑफ डेस्टिनेशन। स्विच क्या है? ट्रांसफर्स डेटा इंटेलिजेंटली बिटवीन डिवाइसेस। अब यहाँ पे क्या होता है स्विच में कि इंटेलिजेंस मीडियम है, लेकिन ये जहाँ पे ज़रूरत होती है वहीं पे क्या करता है? स्विच करता है, ठीक है। रीड्स डेटा एंड सेंड्स इट ओनली टू द स्पेसिफिक इंटेंडेड डिवाइस, जहाँ पे भेजना होता है वहीं पे भेजता है, जबकि हब में क्या है? हर जगह भेज देता है। रूटर की बात करें अगर हम, कनेक्ट्स इंटायरली डिफरेंट नेटवर्क्स, लैन से वैन, ठीक है। इंटेलिजेंस हाई होता है, डिटरमाइंस द मोस्ट एफिशिएंट पाथ फॉर डेटा टू ट्रैवल अक्रॉस मल्टीपल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। तो ये डिफरेंस है हब, स्विच और रूटर में, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, इसकी पाइपलाइन की बात करें, तो वी हैव सोर्स या ट्रांसमीटर, जहाँ से वो डिवाइस है जो डिजिटल डेटा को सेंड करता है। देन कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, जो पाथ जहाँ से डेटा ट्रैवल करता है, ठीक है। फिजिकल वायर्स हैं, केबल्स हैं, लेज़र, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स अलग अलग होते हैं। एंड देन रिसीवर या डेस्टिनेशन होता है लास्ट में, द डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स द डेटा। तो इस तरीके से ये इंटरनेट नेटवर्क जो है ये क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन कितने टाइप का हो सकता है? एक है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, राइट। डेटा फ्लोस इन ओनली वन डायरेक्शन, वन डिवाइस ओनली सेंड्स, द अदर ओनली रिसीव्स, जैसे कीबोर्ड से कंप्यूटर, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, ये सब सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। देन हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है सर? डेटा फ्लोस इन बोथ डायरेक्शंस बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम, ठीक है। और सेंडर रिसीवर एक्सचेंज करते हैं रोल, ठीक है। ए से बी में और बी से ए दोनों में जा सकता है, जैसे कि वॉकी टॉकी है। फिर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, डेटा फ्लोज दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली, ठीक है, जैसे टेलीफोन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे एक साथ दोनों लोग बोल सकते हैं, एक साथ दोनों लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, अनलाइक वॉकी टॉकी। अब इसमें दो चीज़ें हैं, फिजिकल टोपोलॉजी, द टैंजिबल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस, केबल्स एंड नेटवर्क हार्डवेयर, जबकि लॉजिकल टोपोलॉजी में कैसे डेटा फ्लो करता है, ठीक है। फिजिकल डिज़ाइन उसका कैसे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेटा एक्चुअल में कैसे फ्लो करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टोपोलॉजीज़ की, जो सीक्वेंशियल लेआउट्स हैं। तो सबसे पहले बस एंड रिंग टोपोलॉजी। बस और रिंग में क्या दिक्कत है? बस में जैसे इजी इंस्टॉलेशन है, कॉस्ट भी लो है, लेकिन अगर एक फेल हुआ, मेन केबल अगर फेल हुई तो पूरा नेटवर्क खत्म। सेम यहाँ पे भी है, इक्वल एक्सेस फॉर ऑल डिवाइसेस, एक डायरेक्शन में डेटा ट्रेवल करता है, लेकिन अगेन एक फेल हुआ तो सब कुछ खत्म रिंग टोपोलॉजी में। स्टार में क्या है? इजी ट्रबल शूटिंग है, रिलायबल नेटवर्क स्ट्रक्चर है, बट फेलियर ऑफ द सेंट्रल हब अफेक्ट्स द एंटायर नेटवर्क।
ट्री टोपोलॉजी में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजीज अरेंज्ड इन हायरार्किकल फॉर्म, हाईली स्केलेबल एंड सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस नीडिंग स्ट्रक्चर्ड एक्सपेंशन, ठीक है, राइट। तो ये है हमारा स्टार टोपोलॉजी, राइट। तो बस है आपके पास, स्टार है, रिंग है, ट्री है। नाउ मैश टोपोलॉजी की बात करते हैं। ये क्या है, हाईली रिलायबल विथ मल्टीपल कम्युनिकेशन पाथ्स, डेटा ऑलवेज फाइंड्स अ वे इवन इफ मल्टीपल नोड्स फेल। इसमें ये दिक्कत नहीं है, अगर एक नोड आपका फेल भी हो जाता है तो दूसरे से चला जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सेप्शनली एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स टू वायर एंड मेंटेन ड्यू टू शेयर वॉल्यूम ऑफ कनेक्शंस रिक्वायर्ड। तो फायदा ये है कि एक फेल होने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो दूसरा पाथ ले लेगा, लेकिन घाटा ये है कि एक्सपेंसिव ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिजिलियंट जो है वो आपका मैश टोपोलॉजी है, ठीक है। बस है, स्टार है, रिंग है, मैश है और ट्री है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइब्रिड टोपोलॉजी, राइट। अब अगर हम देखें तो इसके अंदर, हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर ये कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर नेटवर्क टोपोलॉजीज का। तो इसकी वजह से ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है, रिलायबल भी है और लार्ज नेटवर्क्स में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे बस लाइन भी है, ठीक है, और आपके पास स्टार लाइन भी है, राइट, इस तरीके से है। तो मल्टीपल यहाँ पे नेटवर्क्स का हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, राइट। दे आर फ्लेक्सिबल लिविंग इकोसिस्टम बिल्ड फ्रॉम स्पेसिफिक हार्डवेयर, ठीक है। मल्टीपल चीज़ों का हम इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं और हमें हाइब्रिड टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो एक सिंगल स्टैंडर्ड टोपोलॉजी पे हम रिलाई यहाँ पे नहीं करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, इट सेपरेट्स द नेटवर्क फ्रॉम द वेब, ठीक है। इट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, ठीक। और अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इसके अंदर इंटरनेट प्रोटोकॉल के स्यूट्स यूज होते हैं, जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स कनेक्टिंग बिलियंस ऑफ डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड, इसको इंटरनेट बोलते हैं, ठीक। अब फिजिकल हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यूजेस द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल स्यूट, टीसीपी या आईपी। वहीं पे एक होता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है सर, सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर्ड ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर, uses web pages, hyperlinks and is accessed through web browsers। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो इंटरनेट, दूसरा है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इज वेबसाइट्स और वेब पेजेस। वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस स्टोर्ड अंडर अ सिंगल डोमेन नेम, ठीक है। एंड वेब पेज क्या है, सिंगल डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द इंटरनेट। एक सिंगल डॉक्यूमेंट है तो वेब पेज है, और उसी को हमने मल्टीपल वेब पेजेस को एक साथ ला दिया तो दैट इज वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, ठीक है, एक सिंगल डोमेन में, ठीक है। जैसे होम पेज है, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट अस पेज, तो ये वेब पेजेस हैं, सबको एक साथ ला दिया तो दिस इज वेबसाइट बन गया। डिजिटल एड्रेस सिस्टम, अब स्ट्रीट एड्रेस इज URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, डिस्प्लेड इन द ब्राउजर एड्रेस बार कंटेनिंग डिटेल्ड लोकेशन इन्फॉर्मेशन, तो इसको बोलते हैं URL, ठीक है। तो पहला तो आपका URL हो गया। दूसरा नेक्स्ट द हाउस नेम, जो डोमेन नेम होता है वो हाउस नेम के जैसा है, यूजर फ्रेंडली पार्ट ऑफ URL यूज टू आइडेंटिफाई अंडरलाइंग IP एड्रेस, जैसे कि google.com, yahoo.com। नेक्स्ट इज GPS कोऑर्डिनेट्स, जो IP एड्रेस है, तो इससे एग्जैक्ट एड्रेस आपको पता चलता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, अ यूनिक न्यूमेरिकल बेस्ड असाइन टू ईच डिवाइस आइडेंटिफाइंग कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क, तो इसको बोलते हैं GPS कोऑर्डिनेट्स या IP एड्रेस। तो URL स्ट्रीट एड्रेस जैसे है, डोमेन नेम हाउस नेम जैसे है, और IP एड्रेस GPS कोऑर्डिनेट्स जैसे है, ठीक है, राइट। देन वी हैव वेब ब्राउजर, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है यूज्ड फॉर रिट्रीविंग, प्रेजेंटिंग एंड नेविगेटिंग वेब रिसोर्सेज ऑन WWW। जैसे कि आप वेब के अंदर जाओगे कैसे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सोर्स चाहिए आपको, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब वेब ब्राउजर्स हैं, ठीक है, राइट। एक्सप्लोर द वेब बाई क्लिकिंग दिस हाइपरलिंक टू लर्न मोर, ऐसा हम बोलते हैं ना, कई बार दिखता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज हाइपरलिंक क्या है, ये एक रेफरेंस लिंक है दैट कनेक्ट्स वन डॉक्यूमेंट और वेब पेज टू अनदर।
तो एक लिंक है, क्लिक करो तो दूसरी जगह पहुंच जाओगे। हेल्प्स इन नेविगेशन, ठीक है, एंड कैन बी फॉलोड बाई क्लिकिंग और होवरिंग, ठीक है, क्लिक कर दो या होवर कर दो उसके ऊपर, तो आप हाइपर लिंक से जहां आप जाना चाहते हो वहां जा सकते हो, ठीक है। देन वेब मेल एंड अटैचमेंट्स, सबसे पहले हॉटमेल की बात करते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज, साबिर भाटिया एंड जैक स्मिथ ने फाउंड किया था 1996। ईमेल अटैचमेंट्स क्या है? कंप्यूटर फाइल्स दैट आर सेंट अलॉन्ग विथ एन ईमेल मैसेज, ठीक है, और एक साथ मल्टीपल फाइल्स भी अटैच की जा सकती हैं, ठीक है। तो वेब मेल हो गया, अटैचमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ, ये सब कुछ आप अटैच कर सकते हो आसानी से, राइट। चलो, तो ईमेल अटैचमेंट आपका हो गया, हॉटमेल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जब आप ईमेल करते हो तो सीसी और बीसीसी होता है, ऑप्शन कई बार आता है, ऑप्शन हमेशा आता है, और कई बार आपके ईमेल में किसी न किसी को सीसी किया जाता है जब वो ईमेल आपके अलावा कोई और भी देख रहा होता है। तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी एंड बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब सीसी बीसीसी में क्या डिफरेंस है? सीसी यानी इट सेंड्स अ कॉपी ऑफ द ईमेल टू एडिशनल रिसिपिएंट्स। आपने भेजा ए ने भेजा बी को और साथ में सी को सीसी में रख दिया, तो सी को भी वही कॉपी चली जाएगी। द रिसिपिएंट लिस्ट इज कंप्लीटली विजिबल टू एवरीवन ऑन द थ्रेड, सबको पता होता है। अब बीसीसी क्या है? इट सेंड्स अ हिडन कॉपी ऑफ द ईमेल, रिसिपिएंट नेम्स आर कंप्लीटली हिडन एंड नॉट विजिबल टू अदर्स। ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, ठीक है, किसको किसको भेजा है ये सबको पता नहीं रहता है, ठीक है, राइट। तो दिस इज सीसी एंड बीसीसी, राइट। चलो, नेक्स्ट वी हैव, विल टॉक अबाउट द ह्यूमन एलिमेंट, द हैकर स्पेक्ट्रम। अब हैकर कौन होता है? ही इज अ पर्सन हु यूजेस टेक्निकल एक्सपर्टीज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम्स। जैसे भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की एक वेबसाइट हैक हो गई थी, ठीक है। अब दो टाइप की हैकिंग होती है, एक है मैलिशियस हैकिंग, एक है एथिकल हैकिंग। मैलिशियस हैकिंग का मतलब क्या हुआ? जहां किसी ज़रूरी इंफॉर्मेशन को आप चुरा रहे हो, सिस्टम को डैमेज कर रहे हो, प्राइवेट डेटा को इलीगली एक्सेस कर रहे हो, दैट इज अनएथिकल या मैलिशियस हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या है? जहां पे आप इंप्रूव करने में हेल्प कर रहे हो, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ा रहे हो, ठीक है, बाई एक्टिवली फाइंडिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटीज बिफोर दे कैन बी एक्सप्लॉइटेड, तो उसको एथिकल हैकिंग बोलते हैं। देन वी हैव मालवेयर्स, ठीक है। मालवेयर क्या है? मालवेयर क्या है? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, उसको मालवेयर बोलते हैं, जो कि ऑपरेशंस को डिसरप्ट कर सकता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है एंड इट कैन गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। एक तरीके से हैकर ही है ये, ठीक है, राइट। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जिनको कि खराब कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो इट कैन डिसरप्ट मल्टीपल कंप्यूटर ऑपरेशंस, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो मालवेयर है ये किस फॉर्म में आएगा आपके पास? कई बार ये फाइल्स के फॉर्म में आता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, कई बार स्क्रिप्ट्स के फॉर्म में, कई बार सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के फॉर्म में, और फिर हम उसको क्लिक कर देते हैं या ओपन कर देते हैं तो फिर दिक्कत होती है। कंप्यूटर वायरस की बात करते हैं। व्हाट इज वायरस? वायरस सर ए हार्मफुल प्रोग्राम है दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड स्प्रेड बिटवीन सिस्टम्स प्राइमरली थ्रू ईमेल्स एंड फाइल्स टू डिसरप्ट नॉर्मल ऑपरेशंस, ठीक है। अब ये जो वायरस है कैसे आएगा? अटैचेस टू क्लीन फाइल्स, मल्टीप्लाइज एंड स्प्रेड्स एंड करप्ट्स डेटा, डैमेजेस द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कैन इरेज द हार्ड डिस्क। पूरे आपके सिस्टम को खत्म कर सकता है, ठीक है। कितने टाइप के जो वायरसेस होते हैं, कौन कौन से हैं? ट्रोजन वायरस है, स्टेल्थ वायरस, वॉर्म, डिस्क किलर, कैस्केड वायरस, न्यूक्लियर वायरस, कॉन्सेप्ट वायरस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस होते हैं, ठीक है। देन बहुत सारे ऐसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स भी हैं हमारे पास, ठीक है। अब एंटीवायरस क्या होता है? दीज आर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली डिजाइन टू डिटेक्ट, स्कैन एंड रिमूव वायरसेस। जो वायरस आता है जो कि आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है, उसको रोकने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डिटेक्ट भी करते हैं, स्कैन भी करते हैं और रिमूव भी करते हैं। फायदा क्या है? पूरा जो सिस्टम है आपका प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। कंटिन्यूसली स्कैन्स हार्ड डिस्क एंड फाइल्स करते रहते हैं ये, ठीक है। परमानेंटली रिमूव्स हार्मफुल वायरसेस। अब ये वायरस जो एंटीवायरसेस हैं ये कौन कौन से होते हैं? एवास्ट हो सकता है, नॉर्टन है, अवीरा है, एवीजी है, ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं, या सॉरी एंटीवायरसेस हैं। तो हमने क्या देखा? www वेब पेजेस, URL क्या है, IP एड्रेस क्या है, ब्राउज़र क्या है, इंटरनेट क्या है, एंटीवायरस शील्ड क्या है, मालवेयर या हैकर्स या वायरसेस क्या हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने कंप्यूटर से या इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हमने देखी। नाउ विल डिस्कस अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस?
AI बोलते हैं इसको। इट enables machines to simulate human intelligence and decision making, ठीक है, राइट। पहले क्या होता था, पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल जैसा आप कमांड दोगे वैसा आपको आउटपुट दे देगा, अपना दिमाग नहीं लगाता था। लेकिन अब ये जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, इसके थ्रू हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी इसके साथ अटैच कर रहे हैं, ड्यू टू विच इसको हम नाम दे रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि अगर आप ये पूछ रहे हो कि लेट्स से यू आर गोइंग फॉर अ शॉपिंग ऑन फ्लिपकार्ट, और आप जा करके सिंपली पहले एक शर्ट या एक पैंट या एक कैप आप खरीद लेते थे, ठीक है, बट नाउ यू कैन इवन आस्क दैट AI कि विच वन सूट्स ऑन यू, ठीक है, आपको ब्लू वाली लेनी चाहिए या ब्लैक वाली लेनी चाहिए। तो वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस दैट इट इज़ हैविंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको कहीं ना कहीं एक वैल्यूएबल इनपुट भी दे सकता है। दैट इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने बहुत सारी चीज़ें आपने अपने आसपास देखी होंगी, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो। आप बहुत गर्मी पड़ रही है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि बाहर निकलना चाहिए कि नहीं, आप AI को पूछो कि इस समय निकलना सही है कि नहीं है, तो AI आपको इनपुट दे देगा कि अरे भाई मत निकलो बाहर, आपके ही शहर में इस तरीके की सिचुएशन है, राइट, क्लियर है। या ट्रैफिक है, आप AI से पूछ लो कि वेदर इस टाइम पे किसी एक मार्केट में जाना सही है कि नहीं, तो बता देगा कि इस समय ट्रैफिक खाली है, क्लियर है, आप जा सकते हो, ठीक है। तो AI के बहुत सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनमें मशीन लर्निंग इज देयर, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, कंप्यूटर विजन है, जनरेटिव AI एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स है, ठीक है। नाउ मशीन लर्निंग क्या है? इट एनेबल्स कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। डीप लर्निंग क्या है? एडवांस फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब कहाँ पे इस्तेमाल है इनका? रिकमेंडेशन सिस्टम्स, इमेज रिकॉग्निशन, फ्रॉड डिटेक्शन, इन सब जगहों पे आज के डेट में AI काफ़ी हेल्प करता है। देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, इट एनेबल्स कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे चैटबॉट्स हैं, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है, वॉइस असिस्टेंट्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास सिरी है, राइट, देन गूगल ट्रांसलेट है, एलेक्सा है, ये सब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे बेस्ड है। देन कंप्यूटर विजन एंड जनरेटिव AI, अब इट अलाउज मशीन्स टू एनालाइज विजुअल डेटा, जैसे इमेज या वीडियोज है, फेशियल रिकॉग्निशन के लिए, मेडिकल इमेजिंग है, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। जनरेटिव AI में क्या है? इट क्रिएट्स न्यू कंटेंट, जैसे टेक्स्ट से इमेज, ऑडियो से वीडियो, ChatGPT में बहुत आपने किया होगा, ठीक है। फिर एक्सपर्ट सिस्टम्स की अगर हम बात करें, AI प्रोग्राम्स दैट मिमिक ह्यूमन डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्री डिफाइंड रूल्स। नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स होते हैं यूज फॉर एक्सपर्ट लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेडिकल डायग्नोसिस है, बैंकिंग है, टेक्निकल सपोर्ट है, यहाँ पे AI का इस्तेमाल होता है, ठीक है। देन वी हैव टाइप्स ऑफ AI बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, राइट। अब रिएक्टिव मशीन्स हैं, रिएक्ट ओनली टू करंट सिचुएशंस। लिमिटेड मेमोरी AI इट यूजेस पास्ट डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। देन थ्योरी ऑफ माइंड AI, इट अंडरस्टैंड इमोशंस एंड बिहेवियर। एंड सेल्फ अवेयर AI, ये क्या करता है? एडवांस्ड AI विद सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो अभी तक ह्यूमंस के अंदर होता था, अब AI के अंदर भी है। अलग अलग एप्लीकेशंस के AI के, हेल्थ केयर में, फिनांस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, साइबर सिक्योरिटी, ई-कॉमर्स, पढ़ाई, एजुकेशन आप लोग भी बहुत इस्तेमाल करते हो, ऑटोमेशन, फास्टर डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव्ड एक्यूरेसी। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपको AI का बहुत ही संभल के इस्तेमाल करना होता है। जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत सच में है, वहाँ पे AI कई बार आपको मिसगाइड भी कर सकता है, ठीक है। अब एथिकल कंसर्न्स AI के क्या है? इट इज़ बायस्ड इन डिसीजन मेकिंग, प्राइवेसी इश्यूज हैं, ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड टेक्निकल लिमिटेशंस, ठीक है। ये मेजर कंसर्न्स हैं जो कि AI के आने के बाद से देखे जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की हम बात करते हैं, जैसे कि वर्ड। प्राइमरी आउटपुट किस में मिलता है? डॉक्यूमेंट में। किस में आप डेटा टाइप किस में देते हो? टेक्स्ट में। फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। लेटर्स, रिपोर्ट्स, रिज्यूम्स, असाइनमेंट्स, नोटिसेस वर्ड में कर सकते हो। एक्सेल में क्या करते हो आप? स्प्रेडशीट बनाना। कोड डेटा टाइप नंबर, कैलकुलेशन एंड डेटा एनालिसिस होता है। बजट प्रेजेंटेशन, रिजल्ट एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंस सेल्स, ये सब एक्सेल से हो जाता है। पावर पॉइंट की बात करें, स्लाइड डेक बनाना, मल्टीमीडिया के फॉर्म में आप जाते हो, मतलब वहाँ पे आप इमेज भी ऐड कर सकते हो, ब्लॉक्स भी बना सकते हो, बॉक्सेस बना सकते हो, टेक्स्ट भी लिख सकते हो। एंगेजमेंट और विजुअल्स इसके की स्ट्रेंथ है। सेमिनार्स, क्लासरूम टीचिंग, बिजनेस प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब पावर पॉइंट का काम है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर हम बात करते हैं,
अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। सबको पता है, बचपन से हम यूज़ करते आ रहे हैं। कोर कैपेबिलिटीज, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, स्पेल एंड ग्रामर चेक, पेज लेआउट डिज़ाइन, टेबल चार्ट इंटीग्रेशन एंड इमेज शेप इंसर्शन। ठीक है, राइट। अब इस तरीके का कुछ आपका वर्ड इंटरफेस होता है। यहाँ पे कमांड सेंटर होता है, जहाँ पे रिबन है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, रिव्यू, व्यू, ये सब कुछ लिखा रहता है। देन ऊपर टाइटल बार, मेन्यू बार, क्विक एक्सेस टूल बार है। बीच में आप काम करते हो, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ लिखते हो, डॉक्यूमेंट एरिया जिसको बोलते हैं, स्क्रॉल बार, एंड देन स्टेटस बार, नीचे फुटर होता है। ठीक है, टेक्स्ट लेवल माइक्रो स्टेटस ऑफ फॉर्मेटिंग की अगर बात करें, फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज आप चेंज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट कलर, अलाइनमेंट, ये सब कर सकते हो। देन लाइन स्पेसिंग है पैराग्राफ लेवल पे, बुलेट्स एंड नंबरिंग है, इंडेंटेशन है, ये सब कर सकते हो। पेज लेवल पे बात करें तो मार्जिन्स दोनों साइड, ओरिएंटेशन है, पेज बॉर्डर्स है, ये सब आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, फीचर यूज टू क्रिएट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स विद सिमिलर कंटेंट बट डिफरेंट रिसिपिएंट डिटेल्स। ठीक है, तो मेन डॉक्यूमेंट है, डेटा सोर्स है, दोनों को आपने मर्ज किया, आउटपुट मिला जिसमें कि मल्टीपल यूनिक डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, इन्विटेशन लेटर, सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप्स, ये सब कुछ आपको करके दे देता है। ठीक है, देन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि कैलकुलेटर के तौर पे काम करता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, कोर एप्लीकेशन क्या है, डेटा एंट्री, कैलकुलेशंस, डेटा एनालिसिस, चार्ट क्रिएशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये हमारे पास कैलकुलेटर का मेन काम है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मेन काम है। ठीक है, अब इसके अंदर अलग अलग कॉलम्स होती हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट जिनको बोलते हैं, आइडेंटिफाइड बाय लेटर ए, एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स 1। सेल एड्रेस क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जैसे कि जहाँ पे फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो है तो A1 बोलेंगे, फर्स्ट कॉलम का सेकेंड रो है तो A2 बोलेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, वर्कबुक, वर्कशीट, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, रेंज, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, राइट। अब इसमें क्या है कि आप इनपुट देते हो नंबर्स के फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में। ठीक है, राइट। देन एक्सप्रेशन यूज़ करते हो टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, जैसे कि A1 प्लस B1, यानी कि रो कॉलम 1 का रो 1 और कॉलम B का रो 1, इन दोनों को आप ऐड कर दो। तो जब आप ऐड करते हो तो आपको ऐड होकर के यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, सिंगल कैलकुलेटेड वैल्यू निकल के आ जाती है। तो इसलिए ये कैलकुलेटर के तौर पे, मतलब फाइनेंशियल कैलकुलेटर के तौर पे अकाउंट्स के यूज़ में बहुत अच्छे से आता है। बहुत सारे फंक्शंस आप इसमें कर सकते हो, सम है, एवरेज है, मैक्स जो हाईएस्ट वैल्यू है, मिनिमम है, काउंट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलती हैं। ठीक है, देन इसके बाद एडवांस कैपेबिलिटी जो एनालिसिस और विजुअलाइजेशन है इसके अंदर, जैसे सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, पाइवट टेबल्स आप बना सकते हो, डेटा वैलिडेशन है। ठीक है, मेन पर्पस क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फॉर इजी डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आपके पास इसके अंदर देखने को मिलता है। बार चार्ट्स आप बना सकते हो, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, कॉलम चार्ट है, ऑल दीज थिंग्स आर एप्लीकेबल और यू कैन मेक देम थ्रू दिस। देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस यूजिंग स्लाइड्स, राइट। स्लाइड क्रिएशन, थीम एंड टेम्पलेट्स, ऑडियो एंड वीडियो इंसर्शन एंड स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट्स, इन सब का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो टॉप नेविगेशन में टाइटल बार है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये सब कुछ आपको यहाँ से मिलता है। देन यहाँ पे सीक्वेंस होता है, स्लाइड नंबर 1 2 3 4, सारी स्लाइड्स आपको छोटे में दिखती रहती हैं एक साथ। देन बीच में आप स्लाइड एरिया है जो मेन काम आप करते हो, नीचे प्रेजेंटर टूल्स है, नोट सेक्शन, स्टेटस बार, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके अंदर आप एनिमेशन और ट्रांजिशन भी कर सकते हो। ठीक है, इफेक्ट्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स विद इन ए स्लाइड, ये एनिमेशन से। ट्रांजिशन क्या है, बिटवीन स्लाइड, मतलब एक साइड से दूसरी साइड में आप कैसे जाओगे, घूम के जा रहा है या डायरेक्ट स्लाइड कर रहा है या आवाज़ कर रहा है या मतलब ब्लैंक होकर के जा रहा है, ये ट्रांजिशन है। और एनिमेशन क्या है, एक ही स्लाइड के अंदर मल्टीपल चीज़ें, जब बाउंस इफेक्ट है या ऑब्जेक्ट का पाथ एक जगह से दूसरी जगह, या लेटर्स जो हैं एक एक करके लिख के आ रहे हैं या एक साथ आ रहे हैं या बाउंस करके आ रहे हैं या घूम के आ रहे हैं या चमक रहे हैं, ये सब कुछ एनिमेशन में आता है। ठीक है, फ्लाइन, जूम, फेड, ये सब एनिमेशन है। देन मॉर्फ, पुश, वाइप, ये ट्रांजिशन के हमारे पास ऑप्शंस हैं। देन स्लाइड शो है, मोड यूज टू डिस्प्ले स्लाइड्स एज अ प्रेजेंटेशन, जब हम प्रेजेंटेशन शो कर रहे होते हैं तो हम स्लाइड शो के थ्रू एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में कैसे जा रहे हैं या पूरे स्लाइड को हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, इसके लिए हम F5 की का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ से स्लाइड शो स्टार्ट हो। ठीक है, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल होता है, विजुअल कम्युनिकेशन एंड
ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए सही रहता है। आपको बार बार बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने F5 क्लिक कर दिया, वहां से पूरा स्लाइड आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या है, एनालाइज करने के लिए एक्सेल का इस्तेमाल होता है, डॉक्यूमेंट के लिए वर्ड का इस्तेमाल होता है, प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास पावर पॉइंट का इस्तेमाल होता है, और ये इनके फीचर्स हैं। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटिंग क्या है, एक नेस्टेड इकोसिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मतलब आती हैं। ठीक है, हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टार्ट करते हैं रॉ डेटा से, और फिर हम ग्लोबल इंटरनेट तक पहुंच जाते हैं। तो इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, और क्योंकि हम सब कंप्यूटर और लैपटॉप से जुड़े हुए हैं, तो आपको डेली भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्सल्स, ये क्या है सर, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ अ डिजिटल इमेज और डिस्प्ले स्क्रीन। DPI डॉट्स पर इंच, ये क्या है सर, द स्ट्रिक्ट मेजरमेंट ऑफ इमेज और प्रिंटर रेजोल्यूशन। हायर डेंसिटी इक्वल्स हायर फिडेलिटी। ठीक है, जैसा कि आपको इमेजेस वगैरह में कई बार देखने को मिलता है। ठीक, देन मेमोरी सेल क्या है सर, द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट इन कंप्यूटर मेमोरी कैपेबल ऑफ होल्डिंग एग्जैक्टली 1 बिट ऑफ डेटा। इसको बोलते हैं मेमोरी सेल, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट इन कंप्यूटर मेमोरी। निबल क्या है, स्पेसिफिक ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स रिप्रेजेंटिंग एग्जैक्टली हाफ ऑफ स्टैंडर्ड बाइट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। बिट, 1 बिट 4 बिट में निबल और 8 बिट में बाइट होता है। ठीक है, देन एक्यूमुलेटर, बस क्या है सर, फिजिकल कम्युनिकेशन पाथवे ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर कंपोनेंट्स, ये हमने पहले देखा था। एक्यूमुलेटर क्या है, स्पेशलाइज्ड रजिस्टर इन द CPU यूज्ड स्पेसिफिकली टू स्टोर इंटरमीडिएट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल रिजल्ट्स। उसको एक्यूमुलेटर बोलते हैं, एक्यूमुलेट करता है। राइट, अब एक्यूमुलेशन, इमीडिएट प्रोसेसर लॉजिक, अल्ट्रा फास्ट माइक्रोस्कोपिक कैपेसिटी होती है। फिर मेमोरी एंड फ्लैश मेमोरी क्या है, एक्टिव स्टोरेज एरिया। ठीक है, USB SSD कार्ड्स में मास स्टोरेज कहाँ पे होता है, DVDs, हार्ड डिस्क। ठीक है, परमानेंट हाई कैपेसिटी आर्काइविंग, इसके लिए मास स्टोरेज होता है। वर्क स्टेशन, लैपटॉप कंप्यूटर, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, पेरिफेरल्स, एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड टू एक्सपैंड कैपेबिलिटी सच एज प्रिंटर, स्कैनर एंड माउस। तो जो वर्क स्टेशन के आसपास जो चीज़ें होती हैं CPU और मॉनिटर के अलावा, जो मेन कंप्यूटर है, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, उसको पेरिफेरल्स बोलते हैं। कमांड की क्या है, स्पेशलाइज्ड कीबोर्ड इनपुट यूज्ड एक्सक्लूसिवली टू एग्जीक्यूट कमांड्स एंड शॉर्टकट्स। ठीक है, जैसे कि प्रिंट स्क्रीन के लिए अलग से कमांड है, कंट्रोल है, ठीक है, शिफ्ट है। देन वर्ड प्रोसेसिंग आपने ऑलरेडी देखा, मल्टीमीडिया, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, एनिमेशन। AI हमने ऑलरेडी देखा, जहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम मिक्स कर देते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। राइट, डीबगिंग क्या होता है सर, द इंटेंशनल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग दोज एरर्स टू रीस्टोर स्टेबिलिटी। बग क्या है, अंडरलाइंग एरर या फ्लॉ, कंप्यूटर प्रोग्राम में उसको बग बोलते हैं। क्रैश क्या होता है सर, द सडन टोटल फेलियर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉज्ड बाय द बग, उसको क्रैश बोलते हैं। नोड क्या है, एनी सिंगल डिवाइस कनेक्टेड विद इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, उसको नोड बोलते हैं। ईथरनेट कार्ड या वाईफाई क्या होता है सर, द हार्डवेयर एंड वायरलेस टेक्नोलॉजीज दैट फिजिकली लिंक द नोड टू द ब्रॉडर इंटरनेट फॉर एक्सेस, दैट इज नोन एज ईथरनेट कार्ड। प्रोटोकॉल क्या है सर, प्रोटोकॉल इज द स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग ऑल डेटा कम्युनिकेशन, दैट इज प्रोटोकॉल। ठीक है, देन गेटवेज की बात करते हैं। FTP एंड WAP, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स फॉर स्टैंडर्ड फाइल ट्रांसफर्स, उसको FTP बोलते हैं। वायरलेस मोबाइल एक्सेस WAP है। देन डिवाइसेस ट्रांसलेटिंग बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, इनको गेटवेज। एंड लीगेसी टेक्नोलॉजीज ट्रांसमिटिंग डॉक्यूमेंट्स ओवर टेलीफोन लाइंस, उसको फैक्स बोलते हैं, जो बहुत पहले से होता आ रहा है। ठीक है, तो FTP, WAP, गेटवे एंड फैक्स। ब्राउजिंग में वेब ब्राउजर क्या है, मोजिला क्या है, सॉफ्टवेयर यूज टू नेविगेट द वेब इंक्लूडिंग पॉपुलर फैमिलीज डेवलप्ड बाय द मोजिला फाउंडेशन। देन डोमेन नेम, वेबसाइट, जो ह्यूमन रीडेबल नेम्स होते हैं उसको डोमेन नेम बोलते हैं। वेबसाइट क्या है, जहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो वेब पेजेस को, मल्टीपल वेब पेजेस को एक साथ जोड़ दिया तो वेबसाइट बन गया। कुकी क्या है सर, स्मॉल फाइल्स स्टोर्ड बाय वेबसाइट्स इन योर ब्राउजर टू रिमेंबर यूजर इन्फॉर्मेशन, उसको कुकीज बोलते हैं, जो हम कई बार क्लियर करते हैं। ठीक है, देन थ्रेड्स की बात करते हैं, मालवेयर, क्रोवायरसेस, ठीक है, जो कि इन्फेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग माइक्रोस। एंड जॉम्बीज क्या है, कॉम्प्रोमाइज्ड रिमोट कंट्रोल्ड कंप्यूटर्स। डिफेंसेस की बात करते हैं, एंटीवायरस, ठीक है, फायरवॉल्स, सिक्योरिटी सिस्टम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग नेटवर्क ट्रैफिक, उसको फायरवॉल बोलते हैं। और एंटीवायरस जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिटेक्ट करता है
और रिमूव करता है मालवेयर्स को। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। अब हाईजैक मशीन की बात करते हैं। हैकर कौन है, देखा ही था। 2 टाइप की हैकिंग होती है, एथिकल अनएथिकल या माल हैकिंग। ठीक है, ज़ॉम्बी क्या है? अनलाइक अ वायरस दैट सिंपली करप्ट्स अ लोकल फाइल, अ ज़ॉम्बी इज अ कंप्यूटर इन्फेक्टेड बाय मालवेयर दैट इज सीक्रेटली एंड रिमोटली कंट्रोल्ड बाय हैकर्स। ठीक है, द मशीन इज वेपनाइज्ड एज पार्ट ऑफ अ लार्जर नेटवर्क टू डिसरप्ट एक्सटर्नल टारगेट्स विदाउट द ओनर्स नॉलेज। तो एक तरीके से ये, जब एक हैकर ज़ॉम्बी से कनेक्ट हो जाता है तो टारगेट सर्वर को थोड़ा बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल पे, ठीक है, पूरे नेटवर्क को करप्ट करने का मादा रखता है और उसको हम ज़ॉम्बी बोलते हैं। दिस इज द होल कंप्यूटर। ठीक है, एवरी आइसोलेटेड यूनिट ऑफ डेटा, हार्डवेयर कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर रूल एग्जिस्ट टू सर्व दिस सिंगल आर्किटेक्चर। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, राइट। जैसे ये वर्क स्टेशन है, वाईफाई से कनेक्टेड है, राउटर है। अब मालवेयर आ गया तो ये खराब कर देगा, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास फायरवॉल होता है। ठीक है, एंड देन वी हैव वेबसाइट, राइट। सो दिस इज द होल A to Z ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, जो कि आपने शुरुआत में कहाँ से हमने करी, डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर से लेकर के, एंड देन इंटरनेट हो या फिर आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स हो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट्स, CPU, ये सब कुछ हमने देखा। यहाँ से आपके जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इस बार भी 6-7 क्वेश्चंस आए थे हमारे CDS में, तो एफकेट, NDA या CDS कहीं पे भी अगर कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल आते हैं तो इस PDF और लेक्चर के बेसिस पे यू विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ देम, राइट। ये जो वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो के अंदर 2 घंटे के अंदर अंदर आपको सब कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर हो जाने वाला है। तो PDF जो है इसकी, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होकर के मिल जाएगी, एंड जो लेक्चर है वो तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद, टेक केयर, बाय। और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप नंबर पे कनेक्ट भी कर सकते हो। नंबर है 7303937516। नाम है CDS विथ सौरभ।